फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, एक दो एग्जांपल्स के भी थ्रू आपको इसको समझाया था। आज उसी टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के ऊपर हम एक्सरसाइज 13.3 लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट। तो उसी टॉपिक को हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे और कैसे हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। मोरओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो स्टूडेंट देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। आपको इसमें दिया हुआ है कि एक अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, जिसमें से ये कह रहा है कि एक बॉल रैंडमली ड्रॉ की जाती है, उसका कलर नोट किया जाता है और उसको वापस उसी अर्न में रिटर्न कर दिया जाता है। क्लियर? और जो कलर हमने नोट किया है उसी कलर की 2 सेम बॉल, उसी कलर की 2 बॉल और हम उस बॉक्स में रख देते हैं दोबारा से उस अर्न में। क्लियर? तो मान लीजिए, अब देखिए, हमें नहीं पता कि जो उसके बाद जो एक बॉल निकाली जाती है, ड्रॉ की जाती है, उस बॉल का कलर रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। बट सेकंड बॉल की तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है स्टूडेंट, लेकिन जो हमने पहली बॉल निकाली है जिसका कलर नोट किया है, वापस उसी में रखा है, उसका तो हमें पता नहीं कलर कैसा है। तो हमारे यहां पे 2 केस बनते हैं, कौन कौन से, कि लेट E1, E2 and A be the events defined as follows. Defined as follows. क्या है? E1 क्या माना हमने कि हमने जो फर्स्ट बॉल निकाली थी जिसका कलर नोट किया था, हमने मान लिया कि फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, और E2 उसका दूसरा केस मान लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। और A क्या है कि जो हम उसके बाद सेकंड बॉल निकाल रहे हैं, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। क्लियर? तो हमारा यहां से क्या क्या आएगा, PE1 और PE2। PE1 का मतलब क्या है कि इसमें से पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी होगी हमारी 5/10। क्लियर? 5/10 का मतलब दैट इज 1/2। और E2 का मतलब इसमें से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी होगी, वो भी सेम होगी 5/10, दैट इज ऑल्सो 1/2। क्लियर? अब PA/E1, A/E1 का मतलब है कि जब हमारी पहले केस में हमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो जब हमने इसमें से एक बॉल रेड निकाली थी तो उसका कलर नोट करके उसमें 2 एडिशनल रेड और डाल दी हमने इसमें, तो रेड हो गई इसमें 5 और 2 7 और ब्लैक हो गई 5, वही रह गई। पहली बॉल जब ब्लैक थी तो उसमें 2 ब्लैक और डाल दी, तो 5 रेड और 7 ब्लैक हो गई, 2 केस बन गए हमारे। तो A/E1 का मतलब है फर्स्ट केस से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितनी हो जाएगी 7/12। और A/E2 का मतलब क्या है, इस केस से रेड आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 5/12। क्लियर? अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट जो हमारी टोटल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो इट मींस हमें PA निकालना है। PA का मतलब क्या है, PE1 इंटू PA/E1 टोटल प्रोबेबिलिटी आपको बता रखी है, प्लस PE2 इंटू PA/2। क्लियर? E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/2, दिखाई दे रहा है तक सबको? ठीक है? और A/E1 कितना हुआ, दैट इज 7/12, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 5/12, तो 7/24 प्लस 5/24।
क्लियर। और 7 और 5 कितना हो गया हमारा, दैट इज 12/24, तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, दैट इज 1/2। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, one of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. स्टूडेंट क्या दिया है इसमें देखिए जरा, एक बैग में 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, सेकंड बैग में 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। क्लियर। अब हमें इसमें से दोनों बैग में से कोई भी एक बॉल रैंडमली ड्रॉ करते हैं, इस दोनों बैग में से एक बैग रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसमें से एक बॉल ड्रॉ करते हैं। क्लियर। और वो बॉल कैसी मिल जाती है हमें, रेड बॉल मिल जाती है। क्लियर। हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दिस बॉल कम्स फ्रॉम बैग फर्स्ट। इट मींस अगर हम बैग फर्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए E1 मान लें, बैग सेकंड को सेलेक्ट करने के लिए E2 मान लें और ड्रॉन बॉल इज रेड जो है उसको हमने A मान लिया। क्लियर। तो वी हैव टू फाइंड आउट that this red ball comes from bag first, it means we have to find out the value of E1 by A। बस इसको सॉल्व करते हैं। तो P E1 कितना आएगा, देखिए दो बैग आइडेंटिकल हैं तो दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वही 1/2, तो P E1 और E2 दोनों ही 1/2 आएगी। क्लियर। अब A by E1 कितना होगा, A by E1 का मतलब हो गया हमारा कि इस बैग में से, फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो कितना होगा 4/8 यानी 1/2। इसी प्रकार A by E2 कितना होगा, सेकेंड बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 2/8, इट मींस 1/4। क्लियर। अब E1 मिल गया, E2 मिल गया, A by E1 मिल गया, A by E2 मिल गया, हमें E1 by A निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A का मतलब क्या होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 अपॉन PA, और PA का मतलब PE1 इंटू PA by E1 प्लस PE2 इंटू PA by E2। क्लियर। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 इंटू A by E1 वो भी 1/2 है अपॉन 1/2 इंटू 1/2 और प्लस E2 1/2 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। चाहो तो इसको 1/2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए क्योंकि तीनों जगह आ रहा है, तो ऊपर बचेगा 1/2 अपॉन नीचे बचेगा 1/2 और प्लस 1/4। नीचे का एलसीएम कितना आएगा 1/2 अपॉन 1/4 प्लस इसको 2/4 लिख सकते हैं, तो ये आएगा हमारा 3/4। तो 4 ऊपर पहुंचेगा तो 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, तो दैट इज 2/3। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar, it means not residing in hostel. Previous year result reports that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is hostel? क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, हमें दिया हुआ है कि हॉस्टल में 60% रहते हैं, डे स्कॉलर 40% है। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनमें 30% ए ग्रेड प्राप्त करते हैं। क्लियर। गेट। और जो डे स्कॉलर हैं उसमें 20% की ए ग्रेड आती है। ईयर के अंत में लास्ट में एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज किया जाता है और वो उसकी ए ग्रेड आई है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, हॉस्टलियर है।
क्लियर? तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द E1 बाई ए। अगर हम E1 मान लेते हैं कि स्टूडेंट इज ए हॉस्टलियर, E2 मान लेते हैं कि डे स्कॉलर, और ए मान लेते हैं कि स्टूडेंट अटेंड ए ग्रेड, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E1 बाई ए। क्लियर? तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यहां देखिए अलग अलग दिया हुआ है। E1 दिया है 60%, 60% का मतलब हो गया 60/100, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, दैट इज 3/5। और E2 क्या है? E2 है 40%, तो 40% का मतलब हो गया 40/100, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो दैट इज 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 का मीनिंग क्या है? A बाई E1 जो हॉस्टल में रहते हैं उनमें 30% की A ग्रेड आती है, तो इसका मतलब 30/100, दैट इज 3/10। क्लियर? और A बाई E2 का मतलब क्या है? जो स्टूडेंट डे स्कॉलर हैं उनमें 20% की A ग्रेड आती है, तो इसका मतलब 20/100, तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज 1/5। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट किसकी करनी है? E1 बाई ए। तो E1 बाई ए का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू P A बाई E2। फॉर्मूला है बस केवल बेस थ्योरम का। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? 3/5 इंटू A बाई E1 कितना है? 3/10 अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहले इसी को लिख देते हैं, 3/5 इंटू 3/10 प्लस E2 का मतलब 2/5 इंटू A बाई E2 है हमारा 1/5। अगर मैं इसको डायरेक्ट यही लिख दूं, काटे ना हम इसको, 2/10 ज्यादा इजी रह जाएगा, हमारा कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो कितना आएगा? 2/10। तो यहां एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 5 जा 50 आ जाएगा, एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 3 जा 9 अपॉन 9 प्लस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 9/30। यानी जिस स्टूडेंट की ए ग्रेड आई है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें कि ही इज एन हॉस्टलियर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 9/30। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? इसमें हमें दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट या तो क्वेश्चंस का आंसर जानता है और या उनको गैस करता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्लियर? एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि जिनको वो जानता है उनकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और जिनको वो गैस करता है उनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और जिन क्वेश्चंस को वो गैस करता है उनके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखी है। तो हम मान लेते हैं कि let E1, E2 and A be the event defined as E1 student knows the answer, E2 student guesses the answer and A क्या है? उसका आंसर करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट? 3/4 दे रखी है आपको। E2 कितना दे रखा है? जिनको वो गैस करता है उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 कितना होगा? A बाई E1 का मतलब है कि जिन क्वेश्चंस का आंसर वो जानता है उनके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो जिन क्वेश्चंस को स्टूडेंट जानता है उनके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, इट मींस 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 का मतलब क्या है?
A/2 का मतलब है कि जिनको वो गैस करता है उनके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और वो आपको दे रखी है 1/4। क्लियर? प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी? स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी E1/A, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसका फॉर्मूला बस आपको पता है, PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE2E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। क्लियर? E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 इंटू A/E1 कितना है हमारा? 100% है तो 1 आ गया, अपॉन 3/4 इंटू 1 प्लस जिनको गैस करता है E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 और उनके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्लियर? तो ये हो गया ऊपर 3/4 अपॉन एलसीएम कितना आएगा नीचे, दैट इज 16। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 यानी 3 4 जा 12 प्लस 1, तो हमारा ये 16 ऊपर पहुंचेगा, तो 3/4 इंटू 16/12 और 1 13, तो 4 4 जा 16, तो दैट इज 12/13। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं स्टूडेंट। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yield a false positive result of 0.5% of the healthy person tested. It means if a healthy person is tested, then with probability 0.005, the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्या कि कोई लेबोरेटरी दे रखी है आपको और वो लेबोरेटरी किसी सर्टेन डिजीज का टेस्ट करती है। क्लियर? और वो टेस्ट करने में 99% इफेक्टिव है। इट मींस अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को वो डिजीज है तो उस लैब में अगर टेस्ट कराया जाता है तो वो 99% डायग्नोस कर लेगी कि उसको वो बीमारी है, लेकिन 1% वहां पर वो फेल हो जाती है। क्लियर? और उसके अलग अगर किसी हेल्दी पर्सन को भी टेस्ट किया जाता है, यानी जिसको वो बीमारी, जिसको वो डिजीज नहीं है, तो उसके लिए भी वो बताती है कि उसको 0.5% वो डिजीज है। क्लियर? अगर ये कह रहा है आगे कि हमें दो तरह के में मिले कि एक पर्सन को डिजीज है और दूसरा पर्सन को डिजीज नहीं है, तो हमने मान लिया E1 और E2 दो केस कि E1 द पर्सन हैज डिजीज और E2 द पर्सन डज नॉट हैव द डिजीज, और A मान लिया कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। क्लियर? तो E1 कितना है? E1 का मतलब है कितने लोगों को वास्तव में वो डिजीज है। तो इसमें आपको देखिए दिया हुआ है कि 0.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, यानी टोटल का 0.1%, 0.1%, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना, 0.1 अपॉन 100, पॉइंट हटा दोगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, यानी 1/1000 आ गया। और E2 का मतलब अब कितने लोगों को वो डिजीज नहीं है, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 1 - 1/1000, इसका मतलब 999/1000 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद A/E1, A/E1 का मतलब क्या है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि उसको वास्तव में वो डिजीज है। और अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 99% इफेक्टिव है उस डिजीज को डायग्नोस करने में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बीमारी है, डिजीज है, तो उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है 99%, इसका मतलब 99/100। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, अब A/E2 का मतलब क्या है कि जिन लोगों को डिजीज नहीं है उनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, और वो दे रखा है आपको 0.5%, और 0.5% का मतलब हो गया 0.5 अपॉन 100 हो जाएगा, पॉइंट हटा दोगे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो दैट इज
5/1000 हो गया। क्लियर? आप चाहते तो हम इसको काट भी सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी रह जाएगी। तो कैसे करोगे जरा देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, कि द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज। इसका मतलब E1/A आपको निकालना है। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। क्लियर? E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 1/1000 इंटू A/E1 कितना है 99/100 अपॉन 1/1000 इंटू 99/100 प्लस E2 का मतलब 999/1000 इंटू A/E2 कितना है 5/1000। क्लियर? अब देखिए यहां पे 100 है और यहां पे दोनों जगह 1000 है, तो हम चाहें तो इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 1000 यहां भी और यहां भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो ऊपर बचेगा हमारा 990 अपॉन 990 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45 और 4 49 और 5 9 जा 45 और 4 49। इसको सॉल्व कर लीजिए, अब कितना आएगा, तो 990 अपॉन 5 9 और 9 18 9 और 9 18 और 1 19 और 4 और 1 5। क्लियर? अब देखिए इसको किससे काट सकते हैं, क्या हम 9 से काट सकते हैं इसको, 5 और 5 10 10 और 8 18 18 और 9 9 27, तो 9 से कट जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा 9 1 जा 9 9 1 जा 9 और 9 0 0। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 9 6 जा 54 5 8 फिर से 9 6 जा 54 4 5 9 5 जा 55। अब 5 से काट सकते हैं इसको, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। अब तो कटेगा नहीं, तो आंसर हमारा आ जाएगा 22/133। क्लियर? 6 लेते हैं स्टूडेंट। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए टू हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, अनदर इज ए बायस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75% ऑफ द टाइम and third is an unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? आपने इसमें देखा स्टूडेंट कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 3 कॉइन है, एक टू हेडेड कॉइन, एक बायस्ड कॉइन और एक अनबायस्ड कॉइन। तो टू हेडेड कॉइन का मतलब है जिसके दोनों फेस पर हेड है। बायस्ड कॉइन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल कॉइन है उसकी शेप को हमने चेंज कर दिया जिससे कि अब हेड और टेल दोनों सेम नहीं आते, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, बल्कि इसमें कह रहा है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 75% आती है। और तीसरा जो है हमारा वो अनबायस्ड कॉइन है। तो हमने E1 मान लिया टू हेडेड कॉइन, E2 मान लिया बायस्ड कॉइन, E3 मान लिया अनबायस्ड कॉइन और A मान लिया हमने कि कॉइन सोज हेड। क्लियर? तो देखिए तीनों कॉइन हमारे आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब E1 E2 और E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी 1/3। क्लियर? अब बात करते हैं A/E1। A/E1 का मतलब है कि कॉइन सोज हेड, यानी कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि वो टू हेडेड कॉइन दिया है। क्लियर? और जब दोनों तरफ हेड है तो हेड ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 आएगी। A/E2 का मतलब क्या है? A/E2 का मतलब है कि कॉइन हमारा कितना कर रहा है, बायस्ड कॉइन है। ठीक है, तो बायस्ड कॉइन है तो इसका मतलब
उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 75% है। तो 25 3 जा 25 4 जा, तो 3/4 हो गया। A/E3, E3 क्या है हमारा? अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड कॉइन का मतलब अपने एक्चुअल फॉर्म में है, तो इसका मतलब उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब यहां प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट कर रहा है क्या, कि अगर कॉइन हेड को शो कर रहा है तो फाइंड आउट करना है कि वो 2 हेडेड कॉइन है। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी E1/A, और E1/A का मतलब फॉर्मूला आपको पता है, PE1 इंटू पे A/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। क्लियर? E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू A/E1 कितना है हमारा, दैट इज 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। क्लियर? तो 1/3 तो थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हो आप चाहो तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आएगा हमारा 4, और वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 2, तो दैट इज 4 अपॉन 4 और 3 7 और 2 9, तो दैट इज 4/9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of an accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए जरा। स्कूटर ड्राइवर 2000 है, कार ड्राइवर 4000 है, ट्रक ड्राइवर 6000 है। क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर करती है वो इतने ड्राइवर्स को करती है। क्लियर? अब स्कूटर ड्राइवर जो एक्सीडेंट करता है उसका वो 0.01 उसकी प्रोबेबिलिटी है, कार ड्राइवर की 0.03% प्रोबेबिलिटी है, और ट्रक ड्राइवर की 0.15 है। क्लियर? अब टोटल हमारे कितने ड्राइवर है, टोटल 12000। तो हमने E1 स्कूटर ड्राइवर को मान लिया, E2 कार ड्राइवर को मान लिया, और E3 ट्रक ड्राइवर को मान लिया, और A मान लिया कि पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। तो PE1 कितना होगा, E1 का मतलब स्कूटर ड्राइवर के लिए, स्कूटर ड्राइवर कितने हैं टोटल 2000, टोटल कितने हो गए 12000, 2 6 12, तो कितना आ गया हमारा ये 1/6। E2 कितना हो गया 4000 अपॉन 12000, 4 3 12, दैट इज 1/3। क्लियर? और E3 कितना हो गया, E3 हो गया हमारा 6000 अपॉन 12000, दैट इज 1/2। क्लियर? अब A/E1 कितना हुआ, A/E1 का मतलब है कि स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.01। ठीक है? इसको हम चाहो तो 1 अपॉन कितना लिख सकते हो 100 लिख सकते हो। P A/2, A/2 का मतलब इसको कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी इस एक्सीडेंट की 0.03/100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दोगे तो 3/100। ऐसे ही A/3 हो जाएगा, A/3 कितना है 0.15, पॉइंट हटा दोगे तो अपॉन में 100 आ गया, तो ये 15 अपॉन 100 आ गया। क्लियर? तो क्या करना है जरा देखिए, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि एक इस व्यक्ति एक्सीडेंट के द्वारा मिलता है, तो प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब स्कूटर ड्राइवर का मतलब E1, तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 बाई ए निकालना है आपको। तो E1 बाई ए का मतलब वही फॉर्मूला लगाइए, P E1 इंटू P A बाई E1 अपॉन P E1 इंटू P A बाई E1 प्लस P E2 इंटू P A बाई E2 और प्लस P E3 इंटू P A बाई E3। क्लियर? तो वैल्यू रख दीजिए। E1 का मतलब 1/6 इंटू A बाई E1 कितना है 1/100 अपॉन 1/6 इंटू 1/100 प्लस E2 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। क्लियर? अब 1/100 देखिए तीनों में आ रहा है, डिलीट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, ऊपर बचा 1/6 अपॉन 1/6 प्लस 3/3 आ जाएगा, या 1 ले लीजिए खाली, 3 से भी 3 कट जाएगा 1 और प्लस यहां पे आ गया 15/2। ये सॉल्व करने के पर्पज से हमने 1/100 को डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते थे डायरेक्ट भी। अब एलसीएम कितना आएगा इसका 6 आएगा, तो 6 इसके एलसीएम से कट जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 6 प्लस 15 3 जा 45, तो ये आ गया 1 अपॉन 45, 6 51 और 1 52। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी के 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए